जितना हो सके उतने सैनिकों को वहां तैनात किया जाए, जल्द से जल्द। लगता है ये सेना की आपसी अनबन की वजह से हुआ है। ढेर सारे सैनिकों को नदी के पास वाली खाड़ी की तरफ रवाना किया गया। युद्ध बहुत भीषण था। अब तो मनोरथपुर की सेना ने धीरे धीरे गांव की तरफ कदम रखना शुरू कर दिया था। अब युद्ध का प्रभाव आम जनता पर भी पड़ने लगा। ऐसे देखते ही देखते कुछ हफ्तों से महीने और महीनों से अब वर्ष बीतने वाले थे, लेकिन युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। महाराज, आप कहें तो अभी ही हम अपनी सबसे क्रूर सेना को मनोरथपुर की ओर प्रस्थान करवा देते हैं। बहुत हुआ, धीरे धीरे सारे संसाधन नष्ट हो रहे हैं और अब तो हमारा अन्न भंडार भी समाप्त हो रहा है। युद्ध में विजय और पराजय के साथ विनाश भी होता है। मनोरथपुर के राजा से मैं स्वयं बात करूंगा। बात करके शांति से इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है कि उनकी क्या मांग है हमसे। मंत्री, उन्हें यह संदेश भिजवाया जाए कि हम उनसे वार्ता करना चाहते हैं। एक शांति पत्र लिखा जाए। विवेक सिंह के कहने पर मंत्री ऐसा ही करता है। विवेक सिंह के शांति पत्र का जवाब मनोरथपुर ने एक दुश्मनी वाले लफ्जों से भरे पत्र द्वारा दिया। ये तुमने कदापि अच्छा नहीं किया गौरव कुंवर। सेनापति, हमारी सबसे क्रूर सेना को मनोरथपुर की तरफ भेज दिया जाए। शाही खजाने में जितना भी धन है सब लगा दो। घोड़े हाथी सब लगा दिए जाएं। सेनापति ने वैसा ही किया, लेकिन सेना को इतने वर्षों तक युद्ध सामग्री और अनाज प्रदान करवाने की वजह से शाही धन बहुत पहले ही खत्म हो चुका था और अब तो शाही धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जनता में भी बांटा जाता था, क्योंकि सारे संसाधन नष्ट हो चुके थे। अब तो डुमरा गढ़ कमजोर पड़ रहा था। राजा विवेक सिंह बहुत सोचता है और अंत में वो महल में उसी बूढ़ी औरत को बुलाता है जो जादुई लकड़ी का जिक्र कर रही थी। मैं जानती थी आप मुझे यहाँ दोबारा जरूर बुलवाओगे। हे देवी, मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस जादुई लकड़ी की बात कर रही थी। मैं आपको बता दूं कि एक लकड़ी मैंने अपनी पूर्वजों की पुस्तक में भी देखी है। कृपया मुझे बताएं कि क्या रहस्य है उस लकड़ी का। और आपने ही कहा था कि अब उस लकड़ी को ढूंढने का समय आ गया है। संकट का समय निकट है और देखिए, उसके बाद से ही हमारा राज्य युद्ध की भीषण अग्नि में जल रहा है। कृपया आप जो भी जानती हैं मुझे सब बताइए। महाराज, मेरा नाम अजीवा है। आपके परदादा उत्तर की तरफ उस लकड़ी की तलाश में गए थे। उस किताब में जो भी था, आपके खानदान ने वो सब कुछ हासिल किया सिवाय उस लकड़ी के। और ये समझ लीजिए कि ये युद्ध एक विधि का विधान है, एक बहाना है उस जादुई लकड़ी को ढूंढने का। आप ये सब कैसे जानती हैं और इतनी दृढ़ता के साथ ये कैसे कह सकती हैं? मेरे बारे में ज्यादा जान के आपको कुछ हासिल नहीं होगा। बस मैं आपकी इतनी ही मदद कर सकती हूँ। मैंने आपको इशारा दिया था, आगे आप खुद समझदार हो। अपना मन साफ और नेक कर्म करने के रास्ते पर आगे बढ़ें, जैसे को तैसा मिलेगा। इतना कहते ही एक तेज हवा आई, जिसके साथ वो औरत कहीं गायब हो गई। कहाँ गई वो महिला? एक के बाद एक पहेलियां उलझती जा रही हैं। मुझे उत्तर दिशा के लिए प्रस्थान करना होगा। राजा उत्तर दिशा की तरफ प्रस्थान करते हैं, लेकिन उनके पास न कोई संदेश था, न कोई नक्शा और न ही कोई दिशा। वो बस अपने मन की सुन रहे थे और उत्तर की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ता आसान नहीं था, चुनौतियों से भरा था। आगे तो पर्वत है। इस मार्ग से आगे मेरा घोड़ा नहीं जा पाएगा। मुझे पैदल ही इस मार्ग को पार करना होगा।
राजा अपने घोड़े को वहीं छोड़कर आगे बढ़े। वो पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं। उनके हाथ जख्मों से भरे थे। पैरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं। कुछ पल एक चट्टान पर बैठकर वो विश्राम करने लगे। ये विश्राम करने का समय नहीं है। मुझे